चलिए, तो मेरा कहना है कि जैसे विसर्ग से पहले, विसर्ग का देखो जितनी बार आ रहा है उतनी बार बोल रही हूँ कि इसलिए रोज मैं रिवीजन करती हूँ ताकि तुम लोग को भी याद रहे। ठीक है, तो विसर्ग एकदम माइंड सेट करना है कि विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद आ। जैसे कह जोड़ा पी, सह जोड़ा पी। ठीक है, तो कह में विसर्ग है क, और क में क्या है, क प्लस आ। तो विसर्ग से पहले क्या आया, आ आया। विसर्ग से पहले आ आया, आया ना कि नहीं आया? नहीं समझे? यस मैम। मैम दुर्गता में त में अ आया। हाँ, और बाकी बच्चे बोलो। बाकी बच्चे समझे कि नहीं समझे कि इसको लिख के बताऊं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस मैम। नहीं, तुम्हें तो पता है, पावनी बोल रही है ना, बाकी बच्चों को मैं बोल रही हूँ। हाँ, चुप रहेगा, यही दिक्कत है। दिक्कत यहाँ यही है। हाँ, अच्छा चलो मैं लिख के ही समझा रही हूँ। उत्तर पद का पूर्व अक्षर, पूर्व अक्षर। पूर्व मतलब कितने बच्चे नहीं जानते हो? हाँ, सब जानते हो? ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। देखो इतना देर चूंकि लिखने में, वीडियो में मैंने डाल दिया है और आवाज मतलब नहीं आ रहा होगा। खैर चलिए, तो क प्लस ओ प्लस अ प्लस पी। इसके बाद एकदम लास्ट ध्यान से देखिएगा, बाकी बच्चे जो नहीं क्लास के हैं उन्हें भी वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क प्लस ओ, ये दोनों मिलकर के हो गया को, और तब प्लस अ के जगह अवग्रह, और फिर पी। फोर्थ स्टेप में को, इसको मिलाए पी। ये आंसर हो गया। इसको पहले आप समझिए, देखो, और इसको कॉपी में उतारो तो कह प्लस अपी कैसे हुआ? कह प्लस अपी में क को अलग किए। ठीक है, फिर क प्लस विसर्ग प्लस अपी फर्स्ट स्टेप में। फिर सेकेंड स्टेप में फिर क का वर्ण विच्छेद किए हैं, उसको लिखते जाओ, लिखो कॉपी में ऐसे ही। तो क में हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग के जगह मैंने क्या लिखा है, उ, और प्लस अपी का आ और प्लस पी। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क में हलंत तो है ही, तो आ और उ को मैंने मिलाया है, देखो, तो आ प्लस उ मिलकर गुण संधि से ओ हो गया। ठीक है, और
प्लस अ के जगह अवग्रह आया और प्लस पी। अब का प्लस ओ इक्वल टू को और प्लस अवग्रह प्लस पी, फिर फाइनल आंसर को अपी। ठीक है, दिख रहा है? यस मैम। 1 मिनट, दिख रहा है तो इसको लिखो तो, और बीच में मैं इसको डाल ही देती हूँ गुण संधि यहाँ पर। 1 मिनट, हाँ, ये दोनों मिलकर के हो गया ओ, क्या हो गया का प्लस ओ, और ओ मिलकर के क्या हो गया ओ, गुण संधि। यहाँ पर हाँ गुण संधि का नियम लागू हुआ है, इसको भी और इसको कॉपी में उतारिए। ठीक है, इसको कॉपी में खाली दिखेगा नहीं, यहाँ से ऊपर से करते हैं। चलो लिखो तो, अपनी आज का डेट डालो और अपनी कॉपी में लिखो, क्लास वर्क डालो। क्लास वर्क डालो। इतना बच्चा वेटिंग रूम में है, बाप रे। चलो एडमिट कर लिए। तुम लोग बोलना सीखो, जैसे ठीक है, मान लो मैं यहाँ पढ़ाते रहती हूँ तो उधर जैसे लिख दिखा नहीं तो ये क्या कहा जाता है, मैसेज कर दो, या जो बच्चे हैं वो बोल दो कि मैम वेटिंग रूम को चेक कर लीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है? जल्दी लिखिए। इस स्टेप से अब हम, मुझे नहीं लगता है कि अब तुम लोग भूलोगे। पहले भी मैंने ऐसे बताया, नहीं कि पहली बार बता रही हूँ, लेकिन आप अपने से लिखिए तो याद रहेगा। आज का डेट डालना, क्लास वर्क लिखना। हो गया? यस मैम, हो गया सबका? क्योंकि कुछ बच्चे जो मीटिंग में थे वो नहीं लिख पाए होंगे, मतलब मीटिंग में कर रहे हैं, वेटिंग रूम में। या आसान है ना? आ? ऐसे समझना है तो आराम, मतलब समझ जाओगे आराम से। देखो थोड़ा और ऊपर कर दे रहे हैं। हो गया? चलिए, तो अब फिर से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब तो समझ में आ गया कि विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अ, ये तो समझ जाओगे। हाँ, बोलो।
विसर्ग से पहले यदि आ रहे और विसर्ग के बाद यदि आ रहे तो विसर्ग के बाद वाला आ को तुरंत वहीं पर एस का चिन्ह डाल देंगे और उसके बाद जो रेस्ट लेटर है उसमें जुटेगा। और इधर विसर्ग को क्या किए, विसर्ग तो माइंड में रखना है, विसर्ग से पहले आ ही है, तो जो भी है जैसे का है, सा है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ओ बना देंगे, विसर्ग हटा देंगे और वहां ओ की मात्रा डालेंगे। तो इसलिए कह जोड़ा पी इक्वल टू को अपी, सह जोड़ा पी इक्वल टू सो अपी। अब यहाँ पर क्या है पावनी, जल्दी बोलो, जिस लाइन को तुम पढ़ी, यस मैम। विसर्ग से Yes, पहले ma'am. आ है लेकिन विसर्ग के बाद आ है नहीं है, क्या है, आ है, नो मैम, विसर्ग के पहले आ है और अ है, हाँ आ है विसर्ग के पहले अ है। और विसर्ग के बाद तो नहीं है आ, यस मैम। नहीं ना है, तो इसलिए नो वहां विसर्ग, मैम। हाँ ये ध्यान रखना है। तो वहां पर इसलिए विसर्ग का लोप हो गया है, मतलब विसर्ग के बाद अ नहीं है, आ है, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दे रही हूँ, अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, अतः में विसर्ग है ना, यस मैम। विसर्ग यस मैम। आ है लेकिन विसर्ग के बाद क्या है, ए है, आ नहीं है, तो यहाँ पर भी विसर्ग गायब होता है और देखो विसर्ग गायब होता है और डायरेक्ट जुट जाता है, जुटता है ना, अतएव, तो अतएव का संधि यस विच्छेद, मैम। अतः जोड़ एवा, विसर्ग से लोपा, अतः जोड़ एवा। यस। अब यहाँ क्या ध्यान देना है, देखो ये समझने वाला है, क्या ध्यान देना है कि अतएव से क्या लगता है, अतएव कोई भी मात्रा के बाद मात्रा डायरेक्ट नहीं रहता है, जैसे अतएव को मैं अगर देख रही हूँ या तुम देख रहे हो तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ अतएव मतलब डायरेक्ट अतएव सिर्फ नहीं है, यहाँ विसर्ग था जो गायब हो गया संधि के सूत्र से। अदरवाइज अगर अ के बाद विसर्ग नहीं रहेगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे आ के बाद पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर में है आ, समझ रहे हो, पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर में है आ, ठीक है, और उसके बाद यदि विसर्ग नहीं रहे और ठीक है उधर ए रहे तो वहां पर इस तरह से डायरेक्ट क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण नहीं जुटेगा, वहां क्या होगा, कौन संधि का नियम लागू होगा, नहीं समझे, जैसे अत वर्ड है, सुनो जैसे चलो मैं एग्जांपल बोलती हूँ तो समझ जाओगे, जैसे 1+1 यहीं पर लिखती हूँ तो तुमको खुद समझ में आएगा, 1+1, मैम एक है एक। हाँ यहाँ मेरा यही कहना है, तो 1+1 इक्वल टू 1 देखो, तो 1 के बाद तो विसर्ग नहीं है, नहीं ना है, नो मैम। और उधर 1 का अंतिम अक्षर क्या है, 1 मैम का अ। और ऐसे ही अतः में अत का अंतिम अक्षर क्या है, अ, एक में भी आ है और क्या कहा जाता है, अत में भी आ है, अगर हम विसर्ग हटा दें वहां तो विसर्ग हमको नहीं देखना है, तो आ है ना, और उधर यस एव, मैम। हाँ अतः जोड़ एव में एव का फर्स्ट अक्षर क्या है, मैम ए। ए है, ठीक है, तो फर्स्ट अक्षर ए है, इसी तरह से 1 का अंतिम अक्षर है अ और 1 का फर्स्ट अक्षर है ए, सब बराबर हुआ, दोनों में बराबर हुआ ना, यस मैम। यस, तो फिर यहाँ पर 1 जोड़ 1 में क्या कहा मैम जाता यहाँ है, विसर्ग नहीं, मैम यहाँ विसर्ग नहीं है हाँ तो मैम स्वर संधि लग जाएगा।
हाँ और स्वर मैम वहाँ विसर्ग था तो स्वर संधि त के ऊपर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। एक्सीलेंट, यही जानना है। ये इसमें विसर्ग है तो ये विसर्ग संधि हुआ, और वो विसर्ग नहीं है तो स्वर संधि हुआ। उसमें भी ये विसर्ग है तो विसर्ग संधि हुआ, और उसमें विसर्ग नहीं है तो स्वर संधि हुआ। तो स्वर संधि में वो किसका भेद हुआ? स्वर संधि में से कौन सा भेद हुआ? स्वर संधि का कौन भेद हुआ? वृद्धि संधि। कौन संधि? वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, ये समझना है। समझ गए? अब आगे तो प्रश्न है कि अतएव में विसर्ग है, ठीक है, और विसर्ग के उसका अलग नियम हो गया कि विसर्ग से पहले यदि अ है और विसर्ग के बाद यदि अ नहीं है, भिन्न स्वर वर्ण है, ठीक है, तो विसर्ग गायब हो जाएगा विसर्ग से लोप सूत्र से। समझ गए? विसर्ग यस मैम। गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये समझना है कि विसर्ग अगर गायब हो गया तो उसमें अत और एव बचा, ठीक है, तो उसको अतएव हम नहीं करेंगे। हम अतएव नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मतलब वहां विसर्ग संधि है, वो फाइनल आंसर हो गया। अतएव नहीं करेंगे बल्कि डायरेक्ट अतएव लिखेंगे। अब आया समझ में क्या समझाना यस चाह मैम। रहा है? और मैम एक के बाद विसर्ग नहीं है तो हम हाँ। लोग एक को क के ऊपर मात्रा लगा सकते हैं। यस यस यस, यही समझना है। समझ गए? कंफ्यूज नहीं होना है। सारे बच्चे समझ गए? ठीक है। अतएव को देख करके ये नहीं कंफ्यूज होना है कि यहाँ वृद्धि संधि क्यों नहीं हुआ। तो वो तो संधि है, ठीक है, उसका संधि विच्छेद तो आता है जोड़ एव है, वो तो संधि होकर अतएव हुआ है, इसलिए डायरेक्ट मात्रा वहां लिखाया। लेकिन एक और एक में डायरेक्ट एक एक नहीं लिख सकते हैं, है ना, डायरेक्ट एक एक नहीं लिख सकते हैं। वो तो संधि विच्छेद है जिसको कि संधि किए, संधि करना है, तो संधि करने पर वो एक एक हो गया। जो समझाना चाह रहे थे समझ गए? यस मैम। ठीक, सारे बच्चे? हाँ, तो इसलिए अब उस लाइन को पढ़ो पावनी। यस मैम। छनेन च कल्पतरु समूह भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न को अपि दुर्गत आसीत। दुर्गत आसीत। आप समझ गए? दुर्गतः प्लस आसीत, दुर्गत आसीत इक्वल टू दुर्गतः प्लस आसीत। देखो इसी लाइन में दोनों है, प्लस आसीत। दोनों संधि इसी लाइन में है, इसलिए मैं फिर से बहुत बार समझाई हूँ और जितनी बार आता है उतनी बार समझाती हूँ ताकि समझिए, रटना नहीं है। ठीक है, तो दुर्गतः प्लस आसीत वहां हो गया संधि विच्छेद, दुर्गत आसीत संधि है और संधि विच्छेद दुर्गतः प्लस आसीत, दुर्गत में विसर्ग लगे तो दुर्गतः है। अब उसके पहले कोअपि, कोअपि में अवग्रह है ना, तो कोअपि का संधि विच्छेद कह प्लस अपि, कह प्लस अपि। अब कह प्लस अपि, हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया है कह प्लस अपि इक्वल टू फाइनल आंसर कोअपि। ये वर्ड आया है ना, कोअपि, तो कोअपि का संधि विच्छेद कह प्लस अपि, और कह अपि का संधि कोअपि कैसे हुआ वो बता दिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो सारे बच्चे समझ गए? यस मैम। तुम्हारी एक आवाज आती है खाली यस मैम, बाकी बच्चे की क्यों नहीं आती है? पुष्कर तुम समझ गए? पुष्कर अब बोलेगा नहीं। आंचल, आदित्य हंसराज समझ गए? आदित्य हंसराज समझ? यस ठीक, तो अब पावनी फिर से उस लाइन को पढ़ो, अभी का अभी याद हो जाएगा। पावनी फिर से पढ़ो। अब 1 मिनट पहले बोल ही दे रहे हैं। भुवि, भुवि कौन विभक्ति कौन यस वचन? मैम। सप्तमी विभक्ति छनेन च छनेन च धीरे कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षत यथा न को अपि दुर्गत आसीत। एक्सीलेंट, वाह, देखो धड़ल्ले से पढ़ रही है। छनेन चा, छन से छनेन हुआ, एकदम फट से बोलना है, फट से। कौन विभक्ति कौन वचन? तृतीय विभक्ति
एक वचन। छनेन च मतलब और, छनेन च और छन हाँ, छन क्षण भर में ही सकल्पतरु वे कल्पतरु, ठीक है। समुत्पत्य सम प्लस उत प्लस पत प्लस ल्याप, ये तो मैंने कल करवा ही दिया है, लिखवा ही दिया है। उछल कर, ठीक है। दिवम कहाँ गए? स्वर्ग लोक में, स्वर्ग लोकम, दिवम का पर्याय स्वर्ग लोकम, स्वर्ग लोक में चले गए। और वहां से जाकर के भुवि पृथ्वी पर, भुवि सप्तमी विभक्ति में, पृथ्वी पर वसूनी वसु वसूनी वसूनी, धनम धने धनानी, वसूनी का पर्याय धनानी, बहुत सारे धन की वर्षा किए। क्यों? क्योंकि जिमूत वाहन क्या मांगे थे वरदान कि आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप सारे संसार के लोगों को, मतलब सारे संसार के लोगों के दुख को दूर कीजिए, कोई दुखी नहीं रहे, सब सुखी हो जाए। तो सबको सुखी करने के लिए बहुत सारा धन तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब उसके ही आंगन में रहते तो बंधे हुए रहते, सिर्फ उसकी इच्छा पूरी करते, इसलिए वे उसके आंगन से, मतलब उसके उद्यान से हट गए। क्योंकि वो तो खुद ही मांगे जिमूत वाहन की पूरे विश्व का कल्याण कीजिए, तो इसलिए पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए कल्पतरु, ठीक है, उसके गृह उद्यान से उछल करके, मतलब हट गए परमानेंटली और स्वर्ग लोक में चले गए। और वहां से जाकर के उन्होंने पृथ्वी पर बहुत सारे धन की वर्षा की, ताकि संसार में कोई भी व्यक्ति न दुर्गतः आसीत, दुखी नहीं हो, किसी की दुर्गति नहीं हो, सब व्यक्ति सुखी हो, सब लोग सुखी जीवन व्यतीत करें, जिससे कोई भी दुखी नहीं रहा। समझ गए? यस मैम। लास्ट लाइन आगे। यस मैम। तस्य जिमूत वाहनस्य सर्व जीवानुकम्प्य सर्वत्र यशा प्राप्नोत। ततः उसके बाद वे जीवूत वाहन, चूंकि संसार का वो कल्याण किए, ठीक है, तो वे जीवूत वाहन जो है सर्वभूत अनुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाले थे, सभी प्राणियों पर कृपा करने वाले थे, इसलिए उनका यश जो है वह दसों दिशाओं में फैल गया। उनकी कीर्ति, उनका यश दसों दिशाओं में फैल गया, प्रथितम। है ना। ये हुआ इसका मैम मतलब। प्रथितम का अर्थ क्या होता है? हाँ, वही प्रथितम मीन्स फैल गया, प्रसार हो गया, कहता है ना, प्रसार हो जाना, फैल जाना। उनका यश, उनका सम्मान, उनकी कीर्ति पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे जगत में फैल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं क्या? बोलो। यस मैम, करा दीजिए। हाँ, चलिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 1, एक पद वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलो, जल्दी बोलो। एक पदेन उत्तरम लिखत जीमूत वाहन कस्य पुत्रः अस्ति। जिमूत वाहन किसका बेटा था? जिमूत केतुः, जीमूत लिखिए। केतु। केतु नहीं, जीमूत केतु। षष्ठी में केतु ना होगा, साधु का क्या होता है? साधु। तो जिमूत के लिख करके तब में ओ डाल दो, जिमूत केतु। जिमूत वाहन ये तो बहुत बार बताया पढ़ाने के दौरान, किसका बेटा था? तो जिमूत केतु का। जीमूत केतु। तो जिमूत केतु को षष्ठी में ले जाएंगे तो जिमूत केतु हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोलो। यस मैम। संसारेऽस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसारे, इस संसार में कौन अनश्वर होता है? परोपकार। मैम परोपकार। हाँ, परोपकार।
परोपकार एक ऐसा धन है जो कभी नष्ट नहीं होता है। परोपकार का संधि विच्छेद पर जोड़ उपकार गुण संधि, इतना आसान तो है। पर जोड़ उपकारा मैम, पर जोड़ उपकारा गुण संधि। गुण संधि परोपकार है। पर मीन्स पराया, दूसरा, दूसरों का भी उपकार करना परोपकार कहलाया, दूसरों का कल्याण करना। तो ये धन कभी नष्ट नहीं होगा, सब लोग अपने ले लेते हैं, लेकिन जो दूसरे का कल्याण करता है उसका नाम होता है ना। नेक्स्ट यस मैम। नेक्स्ट, जिमुत वाहना परोपकारैक फल सिद्धिये कम आराधयति। हाँ इतना आसान। जिमुत मैम वाहन, कल्प पादपम। यस, कल्प पादपम या कल्प तरुम या कल्प वृक्षम, तीनों होगा। कल्प पादपम, कल्प तरुम, ठीक है, फिर कल्प वृक्षम, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, जिमुत वाहनस्य सर्वभूतानुकम्प्य सर्वत्र किम प्रथितम। हाँ जिमुत वाहन, फिर से पढ़ो इस लाइन को। जिमुत वाहनस्य सर्वभूतानुकम्पया सर्वत्र किम प्रथितम। हाँ, सभी प्राणियों पर कृपा करके सभी जगह जिमुत वाहन का सभी प्राणियों पर कृपा करने के कारण क्या फैला? यश फैला, है ना? क्या फैला? यश फैला। मैम यशम। यशः, आप सुनो, यहाँ पर ये चीज याद रखना है, यशः में विसर्ग जरूर। मैम यशम। हाँ क्या? मैम यहाँ पर किम है तो मैम यशम होगा ना। नहीं, यही अभी मैं बताने जा रही थी, तब तक तुमने क्वेश्चन किया, यही तो बोल रही हूँ। किम नपुंसकलिंग है, ठीक है, और यशः भी नपुंसकलिंग है। अब कैसे? बहुत बार बताया मैंने, यशः में विसर्ग है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये पुल्लिंग है, ठीक है। अधिकतर बच्चे का माइंड सेट क्या है, जबकि मैंने बताया है बहुत बार कि विसर्ग है तो पुल्लिंग है। तब सुनो ध्यान से, विसर्गस्य सत्वम, विसर्गस्य सत्वम। तो जब विसर्ग के बदले स होगा संधि में, तो ठीक है, बताए ना संधि में, तो संधि विच्छेद करने पर स के बदले विसर्ग होगा कि नहीं होगा? पहले ये जानो, अभी इससे हट के है थोड़ा, यहाँ संधि नहीं है लेकिन मैं बता रही हूँ। विसर्ग का 4 रूप मैंने बताया है कि नहीं बताया है? विसर्ग के, जैसे विसर्ग तो संधि विच्छेद में होगा, विसर्ग संधि विच्छेद में रहता है, जो विसर्ग क्लियर दिखता है, लेकिन जब संधि हो जाएगा तो वहां विसर्ग दिखता है? नो मैम। नहीं, अभी जैसे अभी तो मैंने बताया, देखो अभी इसमें कह जोड़ अपी में विसर्ग दिख रहा है, तो वो विसर्ग के बदले को अपी हुआ ना। उसी यस तरह मैम। से अतः जोड़ एवं में अतः संधि विच्छेद में विसर्ग दिख रहा है, लेकिन संधि होने पर अतएव में विसर्ग दिखा नहीं ना दिखा? अरे अतः जोड़ एवं में विसर्ग है, लेकिन अतएव संधि किए तो विसर्ग गायब हो गया ना। यस मैम। हो गया। तो इसका मतलब अगर तुमसे कोई प्रश्न करे कि अतएव में क्या विसर्ग है, तो बोलोगे ना कि हाँ, दिख नहीं रहा है क्योंकि विसर्ग से लोपा है, ये विसर्ग से लोपा हुआ, विसर्ग का एक रूप क्या हुआ? विसर्ग से लोपा है। ये तो क्लियर है। विसर्ग के 4 रूप में यहाँ अभी तुरंत एग्जाम्पल मिल गया, विसर्ग से लोपा है। दूसरा, विसर्ग से उत्तम, कोअपि विसर्ग से उत्तम, कोअपि विसर्ग से उत्तम हुआ ना। यस मैम। कह जोड़ अपी में विसर्ग के बदले पहले उ आया ना उ, और तब ना आ और उ मिलकर उसमें गुण संधि का नियम लागू हुआ। विसर्ग से उत्तम से विसर्ग का उ आया, तो दूसरा नियम हो गया विसर्ग से उत्तम का। अब चूंकि यहाँ पर उ आ गया और उसके पहले आ है, तो यहाँ दूसरा संधि भी लागू हुआ, विसर्ग गुण संधि, है ना। तो इसलिए गुण संधि से को हो गया,
और बाद में अवग्रह आ के जगह अवग्रह हो गया, तो कहने का मतलब है कि विसर्ग के 4 रूप। तो पहला विसर्ग से, आप किसी भी तरह से बोल सकते हैं, विसर्ग से लोपा, विसर्ग का लोप का दिखा दिए है ना, एग्जाम्पल दिए ना रिटेन में भी और भर्बली भी। दूसरा विसर्ग से उत्तम, विसर्ग से उत्तम में कह जोड़ापी, समझ रहे हो ना? यस मैम। ठीक है, हो गया दूसरा। तीसरा एग्जाम्पल है विसर्ग से रत्वम, विसर्ग के बदले र। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? विसर्ग के बदले र, संधि होने पर। तो वही जब संधि, वो वर्ड जब संधि विच्छेद होगा तो उसके बदले विसर्ग आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना? यस मैम। आएगा, ठीक है। विसर्ग से रत्वम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उच्चैः प्लस गर्जति, उच्चैः प्लस गर्जति, उच्चैर गर्जति, विसर्ग के बदले र आ गया, ठीक है। तो उच्चैर गर्जति का संधि विच्छेद जब आएगा तो उच्चैः प्लस गच्छति विसर्ग आया, है ना। अब वो तो नियम जानना है कि क्यों आया और कैसे आया, लेकिन विसर्ग के तीसरा रूप हुआ, विसर्ग का तीसरा रूप विसर्ग से रत्वम। अब विसर्ग से सत्वम, विसर्ग का चौथा रूप, विसर्ग से सत्वम, वो तो रोज बता रहे हैं रोज। तो विसर्ग से सत्वम, विसर्ग के बदले स होता है, कौन सा? तीनों सा, तालव्य स भी, मूर्धन्य स भी और दंत स भी, है ना। दंत सभी। ठीक है, अब कैसे इसको फिर से रिपीट कर ही दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ नियम है क्या संधि में, चूंकि अभी मैं विषय से हट गई, संधि बताने लगी विसर्ग के को जानने के लिए। मैम विसर्ग, श्रीवास्ते में हो सकता है ना? हाँ एक्सीलेंट, मैम देखो है ना श्रीवास्ते। शिवास्ते। अब ये शिवास्ते में दंसा ही क्यों हुआ, तो फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। विसर्ग के बाद क तो दंसा, विसर्ग के बाद च तो तालव्य स, विसर्ग के बाद त तो दंसा, विसर्ग के बाद ट तो मूर्धन्य ष, और विसर्ग के बाद प तो दंसा। जैसे तिरह जोड़कार इक्वल टू तिरस्कार, ठीक है। हाँ, कह जोड़ चित इक्वल टू कश्चित, हरि जोड़ चंद्र चंद्र इक्वल टू हरिश्चंद्र, तालव्य स, तालव्य स। कह जोड़ चना इक्वल टू कश्चना, तालव्य स, ठीक है। और क वाले में एक और एग्जांपल दे देती हूँ, तिरह जोड़ करोति इक्वल टू तिरस करोति, तो 2 हो गया। अब चलते हैं त में, इतः जोड़ ततः इक्वल टू इतस ततः, ततः जोड़ ततः इक्वल टू ततस ततः, ठीक है। और धनु जोड़ टंकार इक्वल टू धनुष टंकार, और परह जोड़ परम इक्वल टू परस्परम, परस्परम। तो हो गया। तो विसर्ग के 4 रूप, ये तो संधि का समझ गए। अब आइए यहाँ पर कि आपने कहा कि मैम किम नपुंसक लिंग है, तो आंसर क्या होना चाहिए? तपम, तुम यही ना बोली? यस मैम। कह रहे नहीं, यशम, क्योंकि आंसर क्या है? यस। तो यशम इसलिए नहीं होगा क्योंकि यस, यशस, यस पद नहीं होता है, मूल पद क्या है? यशस, मूल पद क्या है? यशस। यस, बार बार मैं बोलती हूँ कि यस, मूल शब्द को, मूल पद को याद रखना है, ठीक है, ठीक है। यशः, यशसी, यशांसी, यशः, यशसी, यशांसी। अब यहाँ पर देखो, यशस मूल शब्द है, 1 मिनट, दिख रहा है? दिखा? मूल शब्द क्या है? यशस। देखो, एक क्वेश्चन को समझने के लिए इतना फिर से सारा कुछ पढ़ाना पड़ा। दिखा? दिखा? बोलो। यस मैम, दिखा। दिखा। यशस में दंत सा में हलंत है, तो उसके बदले वो मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या आएगा? यशः, स के बदले विसर्ग आ गया है। तो जितना भी हल व्यंजन का, हाँ समझ गए। अब जितना भी हल व्यंजन का शब्द रूप है, वो मूल शब्द में यदि यशस रहा, क्या कह रहे हैं, स रहा, तो जब उसका शब्द रूप चलेगा तो उसके बदले विसर्ग हो जाएगा, समझ गए। तो लेकिन ये अपने आप में क्या है? नपुंसक लिंग। क्या है?
कौन लिंग? नपुंसक लिंग। नपुंसक। इसलिए यशः के बदले जब प्रश्न बनेगा तो किम आएगा, लेकिन किम के बदले जब आंसर बनेगा, ठीक है, तो वहां यशः आएगा, नॉट यशम। मतलब द्वितीय विभक्ति में ना, जैसे कहा कि मतलब क्या फैला, तो यश फैला, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इसलिए या किस यहाँ पर विसर्ग हुआ। जैसे अब इसका रूप चलाकर बता दे रहे हैं, यशः यशसी यशांसी। बच्चे क्यों लीव किए? यशः यशसी यशांसी। अब यहाँ पर एक चीज और एकदम ध्यान से आज याद हो जाना चाहिए कि जो नपुंसक लिंग शब्द है, पद है, जो भी, चाहे वो स्वर वर्ण का हो, चाहे व्यंजन वर्ण से रिलेटेड हो, तो स्वर वर्ण से अंतिम होने वाला पद भी, ठीक है, यदि वो नपुंसक लिंग में उसका रूप चलता है, तो जो प्रथमा का तीनों पद सेम पद द्वितीया का तीनों अलग नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अलग होगा, लेकिन नपुंसक लिंग में सेम। जैसे पहले स्वर वर्ण में चलते हैं, स्वर वर्ण में अकारांत में नपुंसक लिंग कौन है बताओ तो? पुल्लिंग में बालक, स्त्रीलिंग में बालिका, और नपुंसक लिंग में कोई नहीं, फलम। नपुंसक लिंग में अकारांत, नपुंसक लिंग में फलम। नहीं समझे? नहीं समझे?